और तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तैयारी की शुरुआत में मैंने पहले बताया था अपना माइंड फ्रेम तैयार करिए, गोल सेट करिए। इस पर मैं कई बार जो है वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या करना है। अब यहां पर दो चीजें हैं, बाकी मैं इसके फिलोसफिकल पार्ट पर कई बार बात कर चुका हूं, क्या क्या मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ये तय होना चाहिए आपके अंदर वो क्या चेंज फैक्टर्स हैं जो अपनी सोसाइटी में आईएएस बनने के बाद लेकर आना चाहते हैं, आईपीएस बनने के बाद लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब मैं सीधे आज कॉन्क्रीट टॉपिक पे बात करूंगा। अब चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और पॉलिटी हो, इन तीनों के लिए जो 6th 7th 8th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। और 12th तक इनको पढ़ना है, लेकिन जब ये फंडामेंटल पूरा हो जाएगा तो आपको 12th तक की एनसीईआरटीज आपके लिए आसान हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी काफी वीक पड़ती है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है और अभी जो क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस ज्यादा है, तो इकोनॉमी की किताबें एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती। इसीलिए जब मैंने एनसीईआरटी आंदोलन पढ़ाया तो वहां पर बहुत ढेर सारे नए फैक्ट्स आपको बताए, नई नई चीजें बताई, और ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि इस बार खूब ढेर सारे क्वेश्चन क्लास के डिस्कशन से इस बार प्री में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला अगर हम बात करें और वो होता है साइंस, तो साइंस की जो बुक है वो बेसिक साइंस, इस बार टेक के क्वेश्चन काफी रहे, तो 9th तक की एनसीईआरटी टिल 9th मोर देन इनफ है, ठीक है। टिल 9th आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कई बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब की जो है नॉलेज आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है? हां, अब क्वेश्चन आ रहा है और वो है न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड। तो मैंने पहले भी कहा था यस, गो फॉर द न्यू एनसीईआरटी। मैंने बताया था कि भारतीय जो हमारा नया शिक्षा फ्रेमवर्क है वहां से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, न्यू फ्रेमवर्क के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो न्यू एनसीईआरटी है वो तुम्हारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आपने एनसीईआरटी में मेरे साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी आंदोलन में, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जबरदस्त तरीके से इनपुट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपसे बताया था कि उसमें बहुत ही नई चीज है, फैक्ट से निकलकर वो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी तरह के क्वेश्चन आज की डेट में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आते चले जा रहे हैं। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, नई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी या कोई भी बिगिनर कैसे अपनी तैयारी की शुरुआत करता है इसके बारे में, ठीक है। अब सवाल है क्या पढ़ें, एनसीईआरटीज में क्या पढ़ें, क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहां देते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, आप देख रहे हैं ये किताबों का ढेर रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है। तो सवाल यह है कि इनको कैसे पढ़ा जाए। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो चीज होती है, हमें फैक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं। मार्केट में बहुत सी बुक्स, अभी मैंने एक किताब देखी उसका क्रक्स आया हुआ है और उसने सारे फैक्ट्स निकालकर पर्वत, पठार, मैदान ये सब जो है इकट्ठा करके यहां पर डाल दिया। तो सवाल है कि आपको इसमें फैक्ट नहीं पढ़ना है, लाइन बाय लाइन भी नहीं पढ़नी है इसमें। तुम्हें एक रीडिंग लाइन बाय लाइन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज तुम्हें इसमें पढ़ना होता है BTL, बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि ये क्या कहना चाहता है, BTL का मतलब होता है बिटवीन द लाइन, इसका आशय क्या है, इसका आशय क्या है, इसका भावार्थ, इसका सही मतलब किस रूप में निकाला जा सकता है। यहां हम लोग उसको BTL बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल है, अब क्या हुआ कि जब आप आते हो, मान लो ये विश्व इतिहास के कुछ विषय 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाते हो, ठीक है। तो हालांकि ये प्री और प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत लंबे चंबे चार्ट दिए हुए हैं। अब आपने क्या किया, अरे बाप रे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हमें पढ़ना है इसको। अब आपने क्या किया, यहां से जो है उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मान लो पहला चैप्टर है समय की शुरुआत, तो इसमें दिया कैसे इसको खोदते हैं, क्या करते हैं, फलाना ये है। अब इसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो, इसमें जो चर्चा दी हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में दिया हुआ, केवल इतनी जानकारी दी है। क्या मेरा कोई स्टूडेंट है जिसको मानव के विकास का क्रम, मैंने बताया था कि किस प्रकार आंख की खोज ने इंटेस्टाइनल, क्रेनियल कैपेसिटी, ये सब कुछ बढ़ा दिया। अब इस पूरे सेगमेंट में ये हाथ कैसे फ्री हुए, 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्यों लोग हैं। तो यहां पर अगर होगा तो अब मैंने इनको एक चार्ट बना के दे दिया, सिंपल सी सारी जानकारी सिंपल सी एक छोटे से 5-6 लाइनों में वो खत्म हो जाती है। सो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, BTL के बारे में पढ़ाई करेंगे। BTL का मतलब होता है आशय निकालना।
राइट। अब अगला क्वेश्चन हम कौन सा लें? नेक्स्ट वन। तो तरीका होता है बीटीएल। अगला जो होता है कितने घंटे पढ़ाई करें। देखो, अगर केवल एनसीईआरटी पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कितने घंटे पढ़ें, तो इस पर मेरी बात हो चुकी है कितने घंटे पढ़ें। मान लो तुम्हारे पास, मैंने अभी बताया कि तुम्हें कब एग्जाम देना है, तुम्हारा स्तर अभी क्या है, तुम बिल्कुल जीरो हो, तुमने अभी शुरुआत की हुई है, तुम किस रूप में काम कर रहे हो। तो अब है कितने घंटे पढ़े। मान लो तुम्हें 2022 में एग्जाम देना है, तो तुम्हारे पास न्यूनतम 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए सिलेबस को पूरा करने के लिए। मुझे इसमें भी मेरे पास प्रायोरिटी टास्क और नॉन प्रायोरिटी टास्क पे जो है वो चीजों को लेकर चलना है। अगर मान लो 2023 मेरे पास 2 साल का वक्त है, तो मेरे पास लगभग 5 to 6 आवर डेली स्टडी, ये नहीं कि एक दिन किया और भूल गए, ठीक है, इंटू 6 डेज इन अ वीक आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप 2024 में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल 2024 में अगर आप जा रहे हैं, तो 2024 में आप 4 आवर्स कम से कम डेली आप निकालिए इंटू 6 डेज इन अ वीक। इस हिसाब से आपको एटलीस्ट पढ़ाई करना चाहिए। अब सवाल है कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चों से होता है, वो भी बता देता हूं, और वो मिस्टेक ये होता है कि एनसीईआरटी को अकेले कितना टाइम दें। मुझसे कई स्टूडेंट मिले जिसे ट्रॉल्स होते हैं, हालांकि इनका सिलेक्शन वलेक्शन कभी नहीं होता है, लेकिन इनकी ट्रॉलिंग करना इनकी आदत होती है, तो ये दूसरों की आलोचना में ही अपना सारा बेहतरीन समय निकाल देते हैं और मामला उनका साफ हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी हो गया, तो एनसीईआरटी में सबसे बड़ी लड़ाई तो बच्चों की होती है कि न्यू पढ़े या ओल्ड पढ़े। इसमें वो दोनों खरीद लाते हैं, ओल्ड वाले की फोटोकॉपी और नई वाले की बुक खरीद लाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो, इनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बीटीएल है। एनसीईआरटी मेरी जानने की किताब है, फैक्ट को रटने की किताब नहीं है। वो लाइन बाय लाइन उठा के ऐसे सीधे नहीं क्वेश्चन करेगा। वो बेसिकली कैसी किताब है, और वो किताब है आपकी बीटीएल टाइप की बुक है। तो बीटीएल टाइप की जो बुक है, यानी कि आपको बीटीएल निकालना है, ये आपकी क्या करेगी, ये आपको जानने और समझने योग्य बनाती है। टू नो, टू अंडरस्टैंड। अब सवाल यह है कि इसके लिए मैं कितना समय दूं। अब क्या होता है, कई बार मेरे से बच्चे मिले, कुछ बार क्या होता है कि एक तो मिसगाइडेड होते हैं, दूसरा अहंकार से भी भरे होते हैं, बोले सर हम खुद से पढ़ लेंगे। अब क्या हुआ, गड्डी भर लगभग 52 के आसपास बुक्स आती हैं, ये आप खरीद लाते हो, लगभग जिसकी कीमत नियरली अबाउट 2800 के आसपास होती। फिर पेन पेपर भी खरीद के लाते हो, सब कुछ है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के चक्कर में ये कम से कम 6 to 8 मंथ्स मिनिमम ये सिर्फ पहली रीडिंग में निकाल देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको बोरियत महसूस होने लगती है, आपको समझ में नहीं आता इसमें क्या करें, फैक्ट पढ़े। अब मान लो यही किताब है तुम्हारे सामने, एनसीईआरटी की बुक है मान लो, अब तुम्हें लगा, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं कि इसमें, बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा चार्ट में सजा के दिया, सब याद कर डालो। अब इतने फैक्ट्स तुम याद करना शुरू करोगे, तुम्हारी हफ्ता भर तो इसी एक पेज में निकल जाएगा, और ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सब कुछ पढ़ा, तुम्हें पता है खुदाई उदाई तुमने सब याद कर डाला, और तुम्हारे बेसिक काम का है कि हमारे पास कौन कौन सी स्पेसीज कहां कहां पाई गई, जो कि आपके 2 या 3 लाइन में ये खत्म हो जाएगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि 6 से 8 महीना आप मेहनत करने के बाद, आप अपना समय लगाने के बाद आपको लगता है यार आउटपुट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर उसको करेक्शन करने में आप नियरली 1 ईयर टाइम दे देते हो। 1 ईयर टाइम केवल आप एनसीईआरटी में दे रहे हो, तो अगले स्टेज में जाने के लिए आप क्या करोगे, राइट। तो यहां पर जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है, और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, यहां पर ऐसा हुआ रहा हो, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें, जैसे एनसीईआरटी आंदोलन जब मैंने शुरू किया, या एनसीईआरटी आंदोलन का नया बैच जो मैं शुरू कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा फंडामेंटल यही था। उसमें कई चीजों को मैंने मिलाया। पहली बात, आपका समय बचना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन के लिए तुम एक साल जैसा समय, 1 साल की कीमत क्या हो सकती है, 1 साल की कीमत ये हो सकती है, तुम्हारा जो कलीग है जो तुम्हारे रूम में आज पड़ा, तुम्हारा सीनियर हो सकता है, उसकी सैलरी प्रमोशन तुमसे ज्यादा हो सकती है, तुम्हें उसकी लाखों की कीमत, तुम दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल का किराया ही केवल 1,20,000 के ऊपर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैलकुलेशन किस प्रकार होता है। अगर मुझे वो चीज कोई समझा दे, लेकिन समझाने के बाद अभी पढ़ने से काम थोड़ा नहीं चलेगा। 52 किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, इनके नोट्स बनाने में मेरा क्या हालत होगी, और नोट्स याद मैं कब करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरी इंफॉर्मेशन सही है और गलत है, या कैसे मुझे याद करना है। तो इस समय की कीमत हम एक्चुअली नहीं लगा पाते। स्टूडेंट इस एज में समय की कीमत नहीं लगाता है। तो यहां पर क्या किया एनसीईआरटी आंदोलन, जो कि हमारा जो है 23 नवंबर से शुरू है,
इसमें क्या किया, जो पिछला हमारा सेगमेंट है, सबसे पहले तो नोट्स बदलने की मेथड। आए लोग मुझसे बुला रहे सर पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे, पीडीएफ दे दीजिए। हमने सबसे पहले शुरू किया नोट्स बनाने की एक नई मेथड को। ठीक है, कई लोगों ने विरोध किया, कई लोग चिलचिल किए, जो सोच के आए थे कि अरे फैक्ट पढ़ा देंगे, पर्वत की ऊंचाई बता देंगे, पर्वत चोटी का नाम बता देंगे, तमाम जो है चिलचिल हुआ। क्या निकला, हमने LWMI शुरू किया। पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स एक पेज में, फ्लो चार्ट्स के, हुकिंग के माध्यम से, कलरफुल तरीके से LWMI। पढ़ने में इतना मजा आने लगा, एक बार में बैठे और पता चला 8-8, 9-9 चैप्टर का रिवीजन होता चला जा रहा। कम से कम शब्दों में एक एक नोट्स मैंने खुद अपने हाथ से बनाए। इसके बाद क्या हुआ, हमने BTL स्टैब्लिश किया। BTL में हम डिस्कशन पे, इतना अच्छा बैच बना, इतने एंथुजियास्टिक बच्चे एनसीईआरटी के, वहां पर हमने BTL करना शुरू किया, बिटवीन द लाइन। और यहां पर BTL में उनको मतलब समझ में आने लगा।